आइए देखते हैं कि क्या कहा मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं उस्मान हदी की मौत के बाद। हर कोई 8 बजे की जानकारी चाहता है। हमारी सरकार कब छोड़ेगी? जवाब आपके हाथों में है। जब आप हमें छोड़कर जाते हैं, हम देश के शासक नहीं, देशवासी हैं। आप देश के शासक नहीं, जब क्रूर शासक हैं। कितनी बेरहमी से हिंदुओं को मारा जा रहा है, कितने ही मारे जा रहे हैं, कितना ही आतंक हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग हो गए हैं और आप बात करते हैं आप शासक नहीं है। हम अपने देश की प्रगति से प्रसन्न हैं। राष्ट्रीय संकट में हमने छात्रों की जिम्मेदारी उठाई। हम अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हमारे सलाहकार चर्च भी इस व्यक्ति को एक टीम के रूप में एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चुनाव का समय हमारा निर्णय नहीं है। आपको तय करना होगा कि आप हमें कब छोड़ेंगे। हम यहाँ छात्रों के लिए आए हैं, वे हमारे मुख्य नियोक्ता हैं। उस्मान हादी जैसे छात्र, इनका मोर्चा था इनकलाब मोर्चो, उसकी बात कर रहे हैं, जो एंटी इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बांग्लादेश में मर्ज करने की बात कर रहे हैं। ऐसे छात्रों को, ऐसे छात्र जो इनकलाब नहीं ला रहे हैं जबकि रेडिकल इस्लामिज्म ला रहे हैं बांग्लादेश में, उसकी बात कर रहे हो। सुनते हैं। पूरे देश के लोग हमारे फैसले का समर्थन करते हैं। हम हर किसी को याद दिलाते रहेंगे ताकि यह समस्या अचानक न उठे। हम कब जाते हैं, जब भी वे कहते हैं कि हम जा रहे हैं, तो हम भी सुधार के हिस्से के रूप में चुनाव आयोग में सुधार करेंगे। हम चुनाव के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। हमने विभिन्न सुधार शुरू कर दिए हैं। हम अपने देशवासियों से दोपहर 1 बजे शुरू करने के लिए कहेंगे कि हम न्यूनतम काम करेंगे और हम निष्पक्ष रूप से क्या करेंगे। इस चर्चा के माध्यम से हम 1 बजे दिशा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय राजनीतिक बहस से होगा। यदि हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ते हैं तो हम दाता सरकारों और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ बातचीत में दृढ़ता से आगे नहीं बढ़ सकते। मैं वादा करता हूं, हम कार्यकाल बढ़ाने का मुद्दा नहीं उठाएंगे। हमें आप सभी की दया की जरूरत है। इस समय सभी को इस संकट से निपटने के लिए अपना हिस्सा करना चाहिए। हमने नए बांग्लादेश के निर्माण के अवसर के बदले छात्रों के खून का आदान प्रदान किया। हमारी राय के कारण हमें इसे छोड़ना पड़ा। यदि नहीं तो हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं, अगर हम इस अवसर को खो देते हैं तो हम एक राष्ट्र के रूप में असफल होंगे। हम घायल और जीवित छात्रों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इस उपलब्धि को व्यर्थ नहीं होने देंगे। हमने अपने देश को दुनिया में एक सम्मानित उदाहरण बनाने के लिए उनके द्वारा हमें दिए गए अवसरों का उपयोग करने की कसम खाई है। मोहम्मद यूनुस के उदाहरण का अभी हम खुलासा करते हैं। दिन শেষে হচ্ছে মেয়েরা দেশের জন্যই খেলে, বাট ये बांग्लादेश की नेशनल फुटबॉल टीम है, जो लड़कियां उस टीम के मेंबर्स हैं। মানে মেয়েদের জন্য হচ্ছে ये अपनी बंगाली भाषा में कंप्लेन कर रही हैं कि कैसे उनको सोशल मीडिया पे जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उनको सता रहे हैं, उनको हैरास कर रहे हैं। तो ये है आपका बांग्लादेश। ইতিমধ্যে অনেক নিউজ দেখছি এবং অনেক পত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে, যেখানে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আমরা আসলে দেশের জন্য কিছুই করতে পারি না। আমাদের আর কিছুই বলার নেই কারোর কাছে। এখন আমরা আমাদের ডিসিশন জানাইছি যে এই কোচের আন্ডারে আমরা। ये दृश्य आप जो देख रहे हैं, ये क्रिश्चियन लड़की है जो हिजाब नहीं पहनकर बैठी है रिक्शा में, और कैसे ये लड़के उसको सता रहे हैं। ये बांग्लादेश के अंदर खुलेआम हो रहा है और इर्द गिर्द देखो कितनी पब्लिक जो देख भी रही है। हाल ही में आपने खबर सुनी हुई कि बिपिन चंद्र दास, जो एक हिंदू था, बांग्लादेशी हिंदू, उसकी मौत हुई लिंचिंग द्वारा, यानी कि भीड़ द्वारा। उसको मार मार के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद क्या किया, उसकी लाश को जलाया गया। इतनी नफरत, इतना रेडिकलिज्म इतना फैल चुका है बांग्लादेश में कि पूछो मत।
इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं, किसी ने दया नहीं खाई। लाश को भी आपने जलाया और उसके ऊपर सबने जश्न मनाया और इतनी भीड़ ने मिलकर मनाया। मतलब कहाँ जा रहा है बांग्लादेश? शेख हसीना के समय का वो जो बांग्लादेश था वो सही था कि आज का सही है? कौन फैला रहा है नैरेटिव? कैसे गवर्नमेंट चेंज हुई है? ये क्यों हो रहा है? ये जानने वाली बात है। एक और हत्या हुई है जिसको गनमैन ने गोली मार दी थी, रिक्शा में बैठे हुए इंसान जिसका नाम था ओस्मान हादी। ये शख्स है जिसने नैरेटिव फैलाया एंटी इंडिया, जिसने यहाँ तक ये भी क्या कह दिया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी बांग्लादेश में मर्ज कर देना चाहिए। और काफ़ी एंटी इंडिया रेटोरिक चला है, एंटी इंडिया नैरेटिव चला है। इसके अलावा यही नहीं है, बीएनपी पार्टी के तारिक रहमान भी है जो न्यूयॉर्क के अंदर भी उन्होंने एक स्पीच दी थी। बांग्लादेश में रेडिकल इस्लाम फैलता जा रहा है। ये क्यों फैल रहा है? क्योंकि हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, काम नहीं है उनके पास, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो जॉबलेसनेस होने के कारण लोगों का दिमाग खराब किया जा रहा है। कौन? जिनको पावर में आना है। पावर किसको आना है? जैसे ईरान के जैसे लोगों को, जिनको रेडिकल इस्लाम लाके भी कभी डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देना है। डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाने के बाद पावर हमेशा हाथ में रहेगी, सत्ता हमेशा हाथ में रहेगी। डेमोक्रेसी रहेगी तो कभी भी हाथ से सत्ता जा सकती है, ये खतरा है। और बांग्लादेश को रेडिकल इस्लामिस्ट कंट्री बनाने के चक्कर में है और एंटी इंडिया रेटोरिक चल रहा है। तो आइए सुनते कुछ ऐसी बात जो उस्मान हादी ने कही थी। Indian hegemony. I think if you ask the people, even as I'm a faculty of a private university, so for understanding the psyche, I always ask this question with the university students, rickshaw pullers, and all kinds of people. When I mention the term Bangladesh, in our mindset, we only think the land of Bangladesh. And we also think we are captured by India. We have no capacity, no capabilities. We are always dependent on the Indian satisfaction. If India permits me to go abroad, yes, we can go. And if India doesn't allow me to have a cup of tea with my neighbors like Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, or any others, no, it cannot be. I think we have to rethink this position because, it is a framework. Bangladesh is in the Indian territory. No, I think Bangladesh, what will I say actually? When we say Bangladesh, we don't think we have a big sea. The resources of this sea, not only water, and we have good neighbors. We can go by this sea, we can connect by this sea. So the first fact is we would like to connect all our territories, including our sea. The second one is, if I just give an example, how Indian hegemony works here. First one, you think, our cinema hall or movie theaters, the Indian movies got released, huge people go there, enjoy the movies, fine. But the Bangladeshi cinema don't get any special treatment in India, even in West Bengal or Kolkata. The second one is, all the India channels, second and third class channels, are open in Bangladesh. Do you think they only telecast the cinemas or series or dramas? No, they sell the advertisements by the multinational corporations. So the investors, the corporations give the money to the Indian channels, but no Bangladeshi channel is open in India. So by this system, India is creating hegemony on Bangladesh by cultural activism, but mainly they are doing the business. They are discriminating with the people of Bangladesh, what business can do actually by this part. So our strategy is, if Bangladesh allows 10 channels of India to telecast, of course, India must permit 10 channels of Bangladesh to telecast in India. And the fact is, this is the mindset established by the Awami regime and fascist regime. We are bound and we have to be very loyal to these Indian narratives because we don't have any other neighbors.
but it is not true. Yes, we have some good neighbors, and we had some policy making the checks and balance before the Awami regime of 15 years. So I think India will be alone if India cannot understand the psyche, the people of Bangladesh. So this is the time for a new journey. We want good neighbor, not master. उस्मान हादी जिसने पूरा अभियान चलाया था छात्रों का, जिसके कारण शेख हसीना की सरकार गिरी थी, ये वही इंसान है जिसकी अभी मौत हुई है, जिसको कोई गुप्त लोगों ने गोली मार दी, जो मोटरसाइकिल पर आए थे और वो रिक्शा में सवार कर रहे थे। तो उसकी वीडियो हमने अभी देखी, और इतना ही नहीं है, जितनी उन्होंने बात की है, एंटी इंडिया की नैरेटिव फैलाई गई है और बांग्लादेश में एंटी इंडिया रेटोरिक फैल चुका है। और एंटी इंडिया नहीं, एंटी हिंदू भी और एंटी इजराइल भी। अगर आप हमारे पीछे जो दृश्य देख रहे हैं उसमें इजराइल का फ्लैग भी है, इंडिया का फ्लैग भी है, हिंदू का ओम लिखा हुआ एक झंडा भी जो भगवा कलर का है वो भी उस पर कुचल रहे हैं पाँव से। क्या ये है बांग्लादेश? इस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि ये चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस जो इस तरीके की सरकार चला रहे हैं, ये उनकी ट्रांसपेरेंसी है, ये वो चाहते बांग्लादेश बने। शेख हसीना की सरकार गई थी वेस्टर्न पावर्स की वजह से, और इंडिया को चेक में रखने के लिए ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। पाकिस्तान, ISI, बांग्लादेश, ये सब एक मिलकर एक कार्यक्रम की तरफ चल रहे हैं। और ये हो ना हो, हमारी मिलिट्री भी देख रही है, गजवाए हिंद का कार्यक्रम भी दिख रहा है। जो सोच रहे हैं, जो रेडिकल इस्लाम सोच रहा है, जिस हिसाब से गजवाए हिंद की बातें कर रही है, 50 लाख की उन्होंने मिलिशिया रेडी करके रखे हैं, जो यूथ्स हैं, जो बांग्लादेश की यूथ्स हैं। तो ये सब बातें सुनने को मिल रही दिख रही है, और ऑपोजिशन पार्टियां बोल रही हैं, उनके मेन लीडर्स जो ओपनली आगे आकर बढ़कर बोल रहे हैं, उनके मेंबर पार्लियामेंट्स हैं। और इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेने के चक्कर में है। आसान है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, 14-20 किलोमीटर की है। तो ये कुल मिला के कहीं ना वेस्टर्न पावर्स का भी इंटरेस्ट है कि इंडिया को चेक में रखा जाए, और हो ना हो यहाँ कहीं ना तो कहीं भारत की सरकार को भी इनस्टेबल रखना हो। और आप देखो तो वहाँ पे सारा ब्लेम किया जा रहा है कि शरीफ ओस्मान हादी की जो मौत हुई है उसके पीछे इंडिया के रॉ का हाथ है। भाई है तो है, अच्छी बात है, हम तो गर्व से कहना चाहेंगे कि इंडिया का हाथ है। ऐसे वो तो पहले ही लपेट देना चाहिए था, बहुत देर लगा है। तो बहुत अच्छा ही गेम है, अगर इंडिया ने किया हो तो। पहले तो इस पर सवाल उठता है कि किया है कि नहीं किया है। और इतना ही नहीं है, मैं तो बोलूँगा हमको तो अमेरिकन स्टाइल से काम करना चाहिए, जैसे नेतन्याहू भी करते हैं। प्रॉपरली सैटेलाइट के साथ हमारे ड्रोन फिक्स करो और यहाँ से मिसाइल छोड़ो, और जैसे ये बड़े बड़े लीडर्स हैं जो रेडिकल इस्लाम है, वहीं का वहीं मिसाइल दाग दो। देखो जैसे भी एग्जाम्पल दिखाते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।